मैं डॉक्टर लोलेश कुमार, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज की इस वीडियो क्लास में हम बीए पार्ट 2 की वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर पश्चात राजनीतिक विचारक में संत थॉमस एक्विनास में डिस्कशन करेंगे। इसके पूर्व भी हमने प्लेटो और अरिस्टोले को पढ़ा, इसके बाद मैकियावेली को पढ़ा और हाब्स लाक रूसो को भी पढ़ा। बट यदि हम सिलेबस के दृष्टिकोण से हम ध्यान दें तो ये सिलेबस में सेकेंड यूनिट पर पहला थिंकर है और वेरी इम्पोर्टेंस भी है। इसका महत्व कई दृष्टिकोण से है, जिसका जो है महत्व जो है, इसका जो इम्पोर्टेंस है जो है कई दृष्टिकोणों से है। क्योंकि उस समय की जो कंडीशंस थी, हम इस पे ये ध्यान देंगे। इंट्रोडक्शन एंड कंसेप्ट ऑफ थॉमस एक्विनास। थॉमस एक्विनास के परिचय और संकल्पना या उसके अवधारणा के संबंध में डिस्कशन करेंगे कि आखिरकार इसका दृष्टिकोण क्या था। उस मध्यकाल के टाइम पे ये एक कैसे रिवोल्यूशनल स्टेप उठाया, क्रांतिकारी कदम उठाया। क्योंकि इतिहास या किसी भी एक स्थान पर अपना प्लेस बनाने के लिए उसको सोसाइटी से या किसी भी फील्ड में उसको कुछ ना कुछ न्यू इनोवेशन करके देना पड़ता है। जब तक कुछ सोसाइटी को आप न्यू इनोवेशन करके नहीं देंगे, तब तक आपका वहां कोई कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा। इसके कंसेप्ट को समझते हैं। मैं हर बार की तरह इस बार भी कहूंगा कि इसको भी समझने के प्रयास करिए, इसके कंसेप्ट को समझिए, इसके बैकग्राउंड को जानिए। तो कंट्रीब्यूशन एंड चीफ फीचर्स ऑफ द मेडुअल पीरियड की जब हम बात करते हैं, मध्य युग का अनुदान और उसकी विशेषताओं पर डिस्कशन जब करते हैं, तो मिडवल पीरियड का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 6th सेंचुरी से लेकर के 16th सेंचुरी तक चलता है। 6ठी शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक चलता है। इसीलिए मैकियावेली को मध्य युग का अंतिम और आधुनिक युग का पहला विचारक माना जाता है। क्योंकि उसका जन्म जब हुआ था 1469 पे हुआ था और उसकी डेथ जो है 1527 में हुई थी। तो यदि हम बात करते हैं मध्य युग के एक ऐसे विचारक थॉमस एक्विनास की बात करते हैं, तो मध्य युग को थोड़ा सा हम ब्रीफली जान लेते हैं कि मध्य युग आखिरकार क्या था, कैसे था। उस समय पढ़ना लिखना एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। एक स्वाभाविक है, पहले हम जग चुके थे। एशियन पीरियड में यदि मानव सभ्यता की बात करें, ह्यूमन कल्चर की बात करें, ह्यूमन सोसाइटी की बात करें या ह्यूमन के किसी भी फील्ड के डेवलपमेंट की बात करें, तो हम सफिशिएंट एवरी फील्ड पे हम अपना जो है कंट्रीब्यूशन, अपना इनोवेशंस, अपना रिसर्च हर फील्ड में कर चुके थे। लेकिन उसको कंटिन्यूटी बनाए रखने की जरूरत थी, जो हम वैसा नहीं कर पाए। कंटिन्यूटी उसको बनाए नहीं रख पाए और हम क्या हुए, हम सो गए। तो उसके बाद क्या आया, पुनर्जागरण आया। पहले जगे, फिर सोए, अब फिर जगे। अर्थात मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास का जो एक कंटिन्यूटी जो है एक प्रोसेस होता है, वो बीच में क्या हुआ, स्टेप हो गया, रुक गया, स्टॉप हो गया उसका। तो ऐसे में हम कंटिन्यूटी की बात नहीं कर सकते हैं। वो मानव सभ्यता और संस्कृति की जो बात होती है वो कंटिन्यूटी की बात नहीं हो सकती, नहीं हो पाई। दोनों अर्थों में समझिए। तो मेडुअल पीरियड वाज अनपॉलिटिकल
तो इसलिए क्या कहते हैं, जो पॉलिटिकल के दृष्टिकोण से देखेंगे, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे, तो उस टाइम के मध्य युग को क्या कहते हैं, मध्य युग क्या था, अराजनीतिक था, जैसे डनिंग ने कहा भी है। और जो 16वीं शताब्दी जो है, 16वीं शताब्दी से जो है 6वीं और 16वीं शताब्दी के समय को हम मध्य युग के काल को नाम से भी जानते हैं। तो हमने देखा जो पूर्व काल में जितना हम प्रगति और कला संस्कृति के बीच विकास हम कर चुके थे, वो क्या गई होती, रुक गई थी। और बर्बर जर्मन जातियों ने यूनानी रोम सभ्यता, कला और संस्कृति का जो विकास हुआ था, क्योंकि यूनानी नगर राज्य की जब बात करेंगे, सिटी स्टेट की बात करेंगे, प्लेटो और अरिस्टोटल की बात करेंगे, तो उस समय भी क्या था, डायरेक्ट डेमोक्रेसी सा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। आज हम 21 सेंचुरी में बात करते हैं या मेडिवल एज में बात करते हैं, आधुनिक युग में बात करते हैं, तब लोकतंत्र भी वर्ल्ड में पूरे जगह सफल नहीं है। और हम सेंचुरी पूर्व की बात करते हैं, तब भी लोकतंत्र बहुत चल रहा था। ये अलग बात है कि प्लेटो के राज तक आते आते उसका नेचर ही या उसका नेचर ही, उसका स्ट्रक्चर ही क्या हो गया था, चेंज हो गया था। तो यूनान जो जर्मन बर्बर जातियों ने यूनानी रोम सभ्यता, कला और विज्ञान के जो बड़े बड़े जो है उन्होंने अपना योगदान दिया था जिस जिस फील्ड पे, तो वो क्या हो गया, नष्ट हो गया। क्योंकि ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि जो जर्मन जातियां थी उनको इस सभ्यता और संस्कृति का महत्व ही पता नहीं था। और जब किसी चीज के महत्व को पता नहीं होता तो उसके लिए कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं होती है, ये आप भी जान रहे हैं। अब मैं छोटा सा एक उदाहरण दे करके आप लोगों का ध्यान में आकृष्ट करना चाहूंगा। आप लोगों के लिए बुक और हम लोगों के लिए बुक जो है क्या है, एक पूजनीय हो जाती है, और उसके महत्व को समझते हैं कि इसी से पढ़ करके, इसी का अध्ययन करके व्यक्ति अपने सार्वभौमिक विकास की, जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करती तो उसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन हम यदि बात करें, उसी बुक की बात करें, तो पान की गुमटी या पान के डिब्बे में जो है, जो दुकानदार होता है, उसी बुक को कितने टुकड़े टुकड़े में काट करके चूना लगा करके सभी लोगों को खिलाता है। तो मेरा जो मानना है या मेरा दृष्टिकोण है या रियलिटी भी है कि सभ्यता और संस्कृति का महत्व वही व्यक्ति समझ सकता है जो बौद्धिक होगा, जो इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी होगा, वही उस चीज को समझ सकता है। हम लोग उस कवर को लगा करके बुक को अपने से ज्यादा सेफ्टी के साथ उसको रखते हैं, उसको केयर करते हैं कि फटने ना पाए। और जब उसकी रिप्लेस हो जाती है, उसका स्थान चेंज हो जाता है, वो किसी दुर्भाग्यवश किसी पान के डिब्बे वाले के हाथ में पड़ जाती हुई वो, तो जितना हम सजो कर उसको रखते हैं उतने ही उसको, उसके साथ उसका जो अमानवीय व्यवहार करता है वो। तो इस प्रकार से जो जर्मन जातियां थीं और जो यूनानी समय में, रोमन समय में शासन कला की जो उत्कृष्ट पॉलिसी जो डेवलप किया था, वो इस समय में आकर के नष्ट हो गई थी, क्योंकि इनका कोई महत्व नहीं समझ पा रहा था। ये जो एक तरह से जो है, तो क्या था, उनके समय में जो सड़कें हैं, पुल हैं या अन्य किसी चीज की थी, वो क्या हो गई थी, नष्ट हो गई। और हम लोग क्या है, उसका कोई डेवलपमेंट नहीं कर पाए। सारी सत्ता क्या थी, धर्म तंत्र के नाम पर होने लगी, रिलीजन के नाम पर होने लगी। जो रिलेशन बिटवीन चर्च एंड स्टेट, जो उस समय का जो संबंध था, राज्य और चर्च जो संबंध था, चर्च धीरे धीरे क्या कर दिया, कुछ ये अब उतना टाइम नहीं है, क्योंकि हमको मेन फोकस इकोनॉमिक्स पर ही ध्यान देना है। नहीं, हम उसको पूरी स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कैसे जो है प्राचीन काल से सत्ता, धार्मिक सत्ता हुई और किस प्रकार से रिवोल्ट या विद्रोह करके उस सत्ता को जो है
चेंज होकर धार्मिक सत्ता से लोकतंत्र की ओर या अन्य क्रांतियों को धीरे धीरे कैसे बढ़े और धीरे धीरे क्या उसका विकास हुआ, क्यों ऐसा हुआ, क्या उसका रीजंस था, क्या उसका पर्पस था। तो इस प्रकार से देखा जाए तो असभ्य और अनपढ़ जर्मन शासक जो रोमन के राजनीतिक उत्तराधिकारी बने, कानूनी और प्रशासकीय योग्यता के दृष्टि से क्या थे, कोरे थे। कोरे का मतलब होता है उनको कुछ भी अनुभव नहीं था, बिल्कुल साफ सुथरे थे, जैसे बिना लिखा जो है कागज रख दिया जाता, कोरा था, उसमें कुछ भी नहीं था अनुभव, ना उनके पास अनुभव था ना ही उनका ज्ञान था। तो चिंतन साहित्य और कला भी क्या था, शुष्क हो गया। भाई बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति से अगर चिंतन की और फिलॉसफी की बात करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसके बस की बात नहीं है, वो आपको ही खुद पागल समझने लगेगा, ये पागल है। तो चिंतन साहित्य और जो है कला धीरे धीरे क्या हो गई, शुष्क पड़ने लगी। तो इस तरह की इस काल को बौद्धिक सुसुप्तावस्था और अप्रगत की लंबी अवधि को देखकर कि उस समय कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, कल्चरल ना पॉलिटिकल ना एडमिनिस्ट्रेटिव या अन्य किसी भी प्रकार का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो डनिंग ने इसी को ध्यान में रखते हुए कहा कि मेडुअल पीरियड वाज अनपॉलिटिकल। मध्य युग क्या है, अराजनीतिक है। और इसको डार्क एज के नाम से भी जाना जाता है। मध्य युग को क्या कहता है, डार्क एज, अंधकार युग। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि अंधकार युग किसे कहेंगे, जो तर्क और ज्ञान के बिना, विदाउट तर्क और ज्ञान अर्थात विदाउट नॉलेज एंड लॉजिक, तर्क और ज्ञान के बिना किसी चीज को स्वीकार कर लेना ही क्या है, अंधकार है। तर्क विहीनता, जहां पर कोई ज्ञान की बात ना हो, ना कोई तर्क की बात हो, हम बिना तर्क और ज्ञान की कसौटी में कसे हुए उस वस्तु या चीज को जब स्वीकार कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, अंधकार युग था। वो इसी समय का था कि धर्म सत्ता के नाम पर इतना रूढ़वादी अंधविश्वास था कि किसी वस्तु या चीज को ये तर्क नहीं लगाते थे कि इसकी रियलिटी क्या है, इसकी सच्चाई क्या है। और उस समय की यदि हम बात करें तो आप शासन के आप अपना व्यक्ति राजा की विशेषताएं तो कर सकते थे, लेकिन चर्च के संबंध में आप कोई भी, लिटरेचर के संबंध में कोई भी आप एक वर्ड तक नहीं बोल सकते। साइंस और टेक्नोलॉजी की तो कोई बात ही नहीं कर सकता था। और यदि किसी ने किया या किसी ने करने की थोड़ा सा जुर्रत रखी, उसके साथ क्या अमानवीय व्यवहार किया गया, हम अभी 1 मिनट में बता रहे हैं। तो उस समय चर्च एक शासक राज्य का रहा तो दूसरा चर्च का। उस प्रकार मध्य युग में 2 प्रकार की सत्ताएं थी, एक लौकिक सत्ता और एक पारलौकिक सत्ता। तो जो शासक एक चर्च का रहा तो चर्च का आशय धर्म सत्ता से है और दूसरा राज्य का। और यहां तक कि चर्च का जो है राज्य पर भी नियंत्रण था, राजा पर जो है उस समय के जो धर्म मठाधीश थे, जो शंकराचार्य थे वहां के जो है, उन पर जो है अंकुश लगाए रखते थे राजा पर कि आप ऐसे रूल और रेगुलेशंस नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उनका जो मानना था इसमें चर्च राज्य का नियंत्रण रहा। क्योंकि चर्च को आत्मा तो शरीर को, राज्य को शरीर की संज्ञा दी गई, आत्मा और परमात्मा की बात करने लगे। चर्च को क्या महत्व दे दिया, बहुत इंपॉर्टेंस कर दिया कि जिस प्रकार शरीर में आत्मा का महत्व है उसी प्रकार राज्य में किसका महत्व, धर्म अथवा चर्च का महत्व है। और राज्य को क्या कह दिया गया, शरीर की संज्ञा दे दी गई, उसको शरीर से कंपैरिजन कर दिया गया। इस प्रकार राज्य सत्ता एक प्रकार से क्या हो गई, धर्म सत्ता या शांति रखने वाला विभाग बन गया। 1 2 है
पीसफुल डिपार्टमेंट बन गया, जो है शांतिपूर्ण विभाग बन गया। तो ऐसी स्थितियों में ना तो स्वतंत्र राजनीतिक चिंतन ही हो सका, फ्री पॉलिटिकल थिंकर का कोई उत्पत्ति न हुई, क्योंकि ऐसे धर्मतंत्र था, धर्म के नाम पर आप कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वहां उन लोगों से एविडेविट और सर्टिफिकेट लेना पड़ता था कि जिनको कुछ भी पता नहीं था। कलर्ड कपड़े पहन लें, बाल रखा ले, शेविंग न करें, एक तरह से असभ्य लोगों जैसे व्यवहार करें, उनसे आप लोगों को परमिशन लेनी पड़ती। तो उस मिडवल एज में जो है, क्योंकि सारा डिसाइड वही करते थे कि आपको करना क्या है, आप कैसे बोल सकते हैं। धर्मतंत्र था, चर्च का प्रभुत्व था, राजा की भी शक्तियां जो है कम थी। और इस प्रकार से यदि हम कहें तो ऐसी परिस्थितियां बन गई थी, चिंतन और स्वतंत्रता का तो बिल्कुल धीरे धीरे क्या हो, जीरो हो गया था। राजदर्शन ही पनप सका, नहीं पनप सका जो है। ईसाई धर्म ग्रंथों का अंधविश्वास भोली भाली जनता में इस प्रकार जमा दिया गया कि उनके विरुद्ध ना तो कोई बात की जाती थी और ना ही कुछ लिखी जाती थी। उनके संबंध में आप एक शब्द नहीं बोल सकते कि आप कर क्या सकते हैं। ऐसी स्थितियों में कोपरनिकस ने, आपने ज्योग्राफी अगर पढ़ी होगी तो कोपरनिकस का सिद्धांत जरूर पढ़ा होगा। कोपरनिकस ने अपने वैज्ञानिक सत्य को प्रकट नहीं किया। कितने वर्ष? 25 ईयर। आप समझ सकते हैं कि कोपरनिकस ने जो है सापेक्षता जो है, इसका जो वैज्ञानिक सत्य को प्रकट करने के लिए जो एक कोपरनिकस का जो ज्योग्राफी में एक थ्योरी पढ़ेंगे, उन्होंने 25 ईयर तक पूरा रिसर्च करने के बाद उसका डिक्लेरेशन नहीं किया, क्योंकि उनको रिजल्ट पता था। और क्या किया? ब्रूनो और गैलीलियो को अपने वैज्ञानिक मत प्रकट करने के दंड स्वरूप कारावास की भी हवा खानी पड़ी, क्योंकि उन्होंने, गैलीलियो ने जो अपना सापेक्षता का सिद्धांत दिया है शायद, तो उसको सापेक्षता के सिद्धांत में जो है उसने अपने थ्योरी का जो डिक्लेरेशन की, अपने सिद्धांत की घोषणा करके बताया लोगों को कि आप ये समझिए, ये रियलिटी, इसकी ये सच्चाई है। तो जेल की भी हवा खानी पड़ी। इस प्रकार से आज देखा जाए, ब्रूनो और गैलीलियो को इस प्रकार से देखा जाए तो बहुत क्या हुआ, अब मानवीय वो हुआ। एक इसी में एक ऐसे भी हैं कि उनमें से जो है एक तो जीवित ही चला गया, जला दिया गया। जो गैलीलियो और ब्रूनो थे उनमें से तो एक को कारावास की सजा दी गई और दूसरे को भीड़ ने पकड़ करके जिंदा जला दिया, उसको आग के हवाले कर दिया गया। आप समझ सकते हैं कि लोग यहाँ तर्क और ज्ञान के बिना सिर्फ और सिर्फ एक आस्था पे डूबा हुआ था। ऐसे में उसके लिए अंधकार ही था। तर्क और ज्ञान के बिना कोई चीज कह दे धर्म के नाम पर तो एक वर्ड नहीं आप बोल सकते, वहां रियलिटी नहीं लोगों को बता सकते जो है, क्योंकि धर्मतंत्र इतना हावी था, उसका इतना डोमिनेंट था, इतना प्रभुत्व था। तो संप्रभुता और विधि की श्रेष्ठता जैसी कल्पना का ज्ञान था ही नहीं, क्योंकि उनको जब पढ़े लिखे नहीं थे, उनको कोई नॉलेज नहीं था, तो वो अब सॉवरेनिटी की क्या बात करेंगे, संप्रभुता की क्या बात करेंगे। ऐसी स्थितियां थीं। तो हम अब डायरेक्ट आपको ले चलते हैं थॉमस एक्विनास के संबंध में, जो उसका क्या बैकग्राउंड था। अब उसने क्या किया उस समय, कैसा एक तरह से न्यू एरिया पे आकर के उन्होंने क्या अपना कंट्रीब्यूशन दिया जो है। तो उसका जो जीवन परिचय की बात करें, ये एक तरह से थोड़ा सा बैकग्राउंड समझिए, पूर्व पीठिका समझिए कि हमने इससे एक तरह से समझने में आसानी। जब तक उसका बैकग्राउंड नहीं समझेंगे तब तक इस थॉमस एक्विनास के बारे में भी आपको जानना थोड़ा सा मुश्किल हो। आप इस महोदय की स्टोरी थोड़ा जानिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन एंड कंसेप्ट ऑफ थॉमस एक्विनास। तो थॉमस एक्विनास का जन्म नेपल्स राज्य के एक बीनो नगर में हुआ था और इसका जन्म 1225 में हुआ था। क्योंकि इसके जन्म के संबंध में लोगों का, जो विद्वानों का मत है, डिफरेंट है। कोई इसको 1225 मानते हैं, 1220
5 मानते हैं, कोई 12/27 मानते हैं। ठीक है, तो लोगों का थोड़ा सा जो विद्वानों का मत है वो दोनों समझ लीजिए जो है। बहरहाल इसको एग्जाम में नहीं पूछा जाता तो उसका जन्म कब हुआ। थॉमस इक्विनास बचपन से ही बड़ा प्रतिभाशाली था। उसके पिता एक बेनो नगर के काउंटर पद पर थे, एक तरह से प्रशासनिक अधिकारी थे जो है। उनके माता पिता की जो लालसा थी कि उनका पुत्र भी बड़ा होकर के एक उच्च अधिकारी बने, एक ऑफिसर्स बने। हर पेरेंट्स की अपनी एक क्या होती है, एक क्यूरियोसिटी होती है, एक जो है। तो ऐसी स्थितियों में माता पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर के बालक एक्विनास जो है क्या किया, डोमिनिकन संप्रदाय का क्या बन गया, सदस्य बन गया। उन्हें बड़ा निराशा हुई, क्योंकि आप थोड़ा सा ये ध्यान, फिर से मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। इस प्रयागराज की धरती पर आकर पढ़ने वाला प्रत्येक छात्र जब घर से माता पिता और अपने सपनों को लेकर के पगडंडियों से चलता हुआ प्रयागराज की धरती पर पदार्पण करता है, तो उसके बहुत सपने और अरमान होते हैं। माता पिता उससे ज्यादा सपने देखते हैं, अपनी बालक की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वयं कष्ट उठाते हैं, लेकिन बच्चे पर कोई ऐसी, उनकी जानकारी में कोई ऐसी वो नहीं सोचते हैं कि मेरे बेटे को कोई कष्ट मिले। और वो भी सोचते हैं कि इलाहाबाद में IAS और PCS बनते हैं, डॉक्टर प्रोफेसर इंजीनियर्स बनते हैं, तो मेरा भी बेटा वहां बन करके आएगा कुछ न कुछ। लेकिन आप लोगों की बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और आप लोगों से संदेश भी देना चाहता हूं कि यहां आने के बाद आप लोग अपने दायित्वों को समझिए, आप लोग अपने कर्तव्यों को समझिए, क्योंकि आप लोगों की जिम्मेदारी क्या है। भले मम्मी पापा नहीं देख रहे हैं, लेकिन उस चीज को अपना खुद का खुद रियलाइज करें। तो ऐसे में माता पिता को बहुत निराशा हुई, क्योंकि डोमिनिकन साम्राज्य का क्या बन गया, सॉरी साम्राज्य ना समझिए, यहाँ संप्रदाय समझिए। तो संप्रदाय का क्या बन गया, वो मेंबर बन गया थॉमस। अब ये थोड़ा सा नेचुरल कंडीशंस होती, ह्यूमन नेचर होता है कि जिसको जिस वस्तु से या जिस फील्ड से उसको, बालक का यदि कोई बहुत अट्रैक्शंस है, यदि उस फील्ड से उसको हटाना चाहें, तो कहते हैं ना कि उस पर उसका फोकस ज्यादा होता है। तो जितना उस पे हटाने की कोशिश उसके मम्मी पापा कर रहे हैं कि इस पे ऐसा ये ना करे, तो वो व्यक्ति या वो बालक एक्विनास उस संप्रदाय से उतना कट्टर होता जा रहा, उतना रिजिड होता जा रहा, उतना जुड़ता जा रहा था, उसी में एकाकार होता जा रहा था। जब वो बालक पे ऊपर कोई प्रभाव ना पड़ा, तो माता पिता को घोर विरोध, ना ही सांसारिक प्रलोभन देने के लिए उनके पास क्या हुआ, अब ये तरीका तो अपना लिए थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि यदि इनको सांसारिक सुख की अगर प्राप्त करवाई जाए, तो हो सकता है बालक एक्विनास अपना रास्ता बदल करके सांसारिक सुखों को ध्यान आकर्षित होकर के उसकी ओर आ जाए। तो उन्होंने एक सुंदर युवती को उसके पास भेजा कि सांसारिक सुख का प्रलोभन दे करके उसका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना चाहिए। लेकिन सुंदरी का मोह डोमिनिकन संप्रदाय की सदस्यता से निरस्त कर सके, मतलब उसका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर सके, और उस जिस कम्युनिटी का वो मेंबर बन चुका था उससे दूरी बना ले, उससे डिस्टेंस बना ले। एक्विनास ने उस सुंदर युवती पर जलती हुई लकड़ी फेंक दी और भाग गई। इतना निर्मम हो गया था, इतना कट्टर हो गया था एक्विनास कि वो किसी भी कीमत पर उस संप्रदाय से अलग नहीं होना चाह रहा था। और जिस लड़की को, जिस युवती को उसके माता पिता उस सांसारिक जो है सुख का प्रलोभन देने के लिए उसके पास भेजा था, स्वयं उस युवती या लड़की को अपनी जान बचा करके वहां से भागना पड़ा, क्योंकि बालक एक्विनास इतना
उस संप्रदाय से जुड़ चुका था कि अपना रास्ता चेंज करने के बजाय उसने उस युवती पर खुद जलती हुई लकड़ी फेंक दिया। तो इस प्रकार जब थॉमस एक्विनास पेरिस पहुंचकर, अब वो कोई एक्टिविटी नहीं हुई, थॉमस एक्विनास पेरिस पहुंचकर योग गुरु और आध्यात्मिक नेता अल्बर्ट महान के चरणों में 4 वर्ष तक क्या किया, अध्ययन करता रहा। कभी कभी गुरु का नाम भी शिष्य के वजह से हो जाता है। गुरु की प्रसिद्धि का कारण उसका शिष्य भी हो जाता है। तो हर शिष्य अपना अपेक्षा करता है कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, मेरे पढ़ाए हुए छात्र हर फील्ड में अपना योगदान दें। कि कोई यदि पूछे कहाँ से क्या करके आए हो, कौन सब्जेक्ट, कौन टीचर हैंडल करते थे, तो वहाँ हमारा भी नाम एक बार आए। तो उन्होंने अल्बर्ट महान के चरणों में जाकर के 4 वर्ष तक अध्ययन किया। कालांतर में उसने अपने गुरु से भी अधिक ख्याति प्राप्त कर ली। गुरु वहीं तक लिमिट रहे, लेकिन शिष्य उसके 2 कदम आगे बढ़ गए। उसने अरस्तु के राजनीति और उसके तर्कशास्त्र का क्या किया, गहरा अध्ययन किया। एशियन पीरियड के जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस जो है बुक्स थी या ग्रंथ थे, उनका क्या किया, गहरा अध्ययन किया। अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता और मौलिकता के कारण वह विख्यात हो गया। वो इस समय इतना फेमस हो गया व्यक्ति, आध्यात्मिकता की ओर से स्कॉलटिज्म की जो बात करते हैं, जो है ये धार्मिक जो है श्रेष्ठता की जो उस समय की बात थी, और अपने मूलता के कारण, मौलिकता के कारण वो विख्यात हो गया, फेमस हो गया। टॉमस को पेरिस विश्वविद्यालय ने कोई उपाधि नहीं दी उस समय, क्योंकि उसके जो उसमें कोई जो है कोई डिग्री या उपाधि पेरिस यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया। उन दिनों वह विश्वविद्यालय भिक्षु की उपाधि नहीं प्राप्त करता, क्योंकि जो इनका जो एरिया था भिक्षु के रूप में था। तो इस भिक्षु के रूप में होने की वजह से पेरिस यूनिवर्सिटी ने इनको कोई डिग्री अथवा कोई उपाधि नहीं दिया। किंतु पोप की सिफारिश पर, क्योंकि उस समय पोप बहुत हावी था, पोप की सिफारिश की वजह से उसने अप्रोच कर दिया, सिफारिश कर दिया। तो 1256 में, थोड़ा सा ध्यान रखिए डेट को, जो है 1256 है, पेरिस यूनिवर्सिटी ने उसे लाइसेंसिएट एंड मास्टर ऑफ थियोलॉजी की उपाधि से विभूषित कर दिया। अर्थात एक भिक्षु के रूप में जो बालक एक्विनास का जो लाइफ थी, उस समय पेरिस यूनिवर्सिटी, क्या सोच लो, अपने रूल को भी चेंज कर दिया। उसकी बौद्धिक और मौलिकता की वजह से उसके महान गुरु अल्बर्ट महान ने उसने अप्रोच किया, सिफारिश किया कि बालक इस योग्य है और इसको वहां से उपाधि मिलनी चाहिए। तो यूनिवर्सिटी ने कंसीडर करते हुए बालक एक्विनास को लाइसेंसिएट एंड मास्टर ऑफ थियोलॉजी की उपाधि से क्या किया, अलंकृत किया, विभूषित किया। उपाधि के बाद उसने ईसाई मत की खूब सेवा किया। जब उसको एक सम्मान मिला तो ईसाई धर्म की इतनी सेवा किया कि 1256 से लेकर के 1268 तक उसने विभिन्न धार्मिक विषयों पर क्या किया, ग्रंथ लिखे। अब उसकी युग की प्रसिद्धि की युग की शुरुआत हो चुकी थी। जब किसी फील्ड में कोई स्पेशल व्यक्ति को टॉपर्स या वो बनता है तो उसकी एक तरह से नई जो है प्रसिद्धि होती है। वो व्यक्ति जब फेमस होता है तो ग्रंथों की रचना करता है, क्योंकि उसको अमर होना है। मृत्यु के बाद यहाँ ग्रंथ ही पढ़े जाएंगे। यदि उसने इस बालक एक्विनास ने यदि इतने अच्छे ग्रंथ या विचार ना लिखे होते, उसने इतने अच्छे स्पीच या भाषण ना दिए होते, तो आज के इस टाइम पे हम उसके विचारों का अध्ययन ना करते। तो धार्मिक विषयों पर ग्रंथ लिखे तथा भाषण दिए उस समय के। वह अपने समय में राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र और तर्कशास्त्र का क्या था, प्रखंड पंडित माना जाता था, विद्वान माना जाता था, कई विषयों का मर्मज्ञ था। राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, धर्मशास्त्र
और तर्कशास्त्र का प्रचंड विद्वान था। यहां तक कि उससे बड़े बड़े राजा अपने कर्तव्यों पर प्रकाश डालने के लिए उससे प्रार्थना करते थे कि माय लॉर्ड, इस पर आप कुछ हमें सजेस्ट करिए, हमको गाइड करिए, हम इसको क्या करना चाहिए, हमारी क्या ड्यूटीज है। अब रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सिटीजन्स या कैंडिडेट की जब बात करते हैं, राज्य और व्यक्ति के संबंधों की बात करते हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि हमारे क्या कर्तव्य है जनता के प्रति। तो स्वयं पोप ने धर्मविद संबंधी कठिनाइयों के निवारण हेतु अनेक बार उसे सलाह ली थी। इतना विद्वान हो गया था कि जिसका शासन खुद राजा और जनता पर चलता रहा हो, धर्मतंत्र उस पोप का, वो पोप का जो है सीनियर खुद बालक इक्कोनास से क्या लेते थे, सलाह लेते थे और कई बार उनसे एडवाइस ले भी चुके थे। तो तामस इक्कोनास अनेक बार उच्च धार्मिक पदों को ग्रहण करने के अवसर दिए गए, किंतु उसने स्पष्ट कह दिया कि उसने विद्याध्ययन किसी पद या आसीन होने की लालसा से नहीं किया। उनके कहने का आशय ये था कि हम इलाहाबाद में हैं तो हमारा उद्देश्य सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति करना है, ना कि यह नौकरी की प्राप्ति करना है ना, जो हम लोगों का एक नवयुवकों का एक सपना है। तो उस बालक इक्कोनास का सपना था कि जो मैंने विद्या के क्षेत्र में अध्ययन में इतना समय दिया, अध्ययन और किया, तो अपने ज्ञान की समृद्धि के लिए किया, ना किसी पद की लालसा थी, न उनकी पद की बैठने की, न उसको पद प्राप्त करने की इच्छा थी। दुर्भाग्यवश ऐसा महान विद्वान और संत केवल 49 वर्ष की आयु पे ही 1274 पे ही अर्थात 49 वर्ष की आयु में ही 1274 में क्या हो गया, परलोक सिधार गया। क्योंकि जो बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी होती, आपने मैक्सिमम ऑब्जर्व करिए कि उनकी जो उम्र होती बहुत लंबे समय तक नहीं होती, कम समय में ही बहुत कुछ करके चले जाते। यही उनके महानता का और ये उनके प्रसिद्धि का मुख्य कारण होता है। तो इस प्रकार से दोनों संप्रदाय ने जो है शव लेने में जो है विभिन्न संप्रदायों का झगड़ा हुआ, लेकिन जब पोप ने इंटरफेयर किया तो डोमिनिकन संप्रदाय को जो है उनको शव प्राप्त हो गया, क्योंकि लास्ट में अपने मत और उससे जो है डोमिनिकन संप्रदाय को उसने स्वीकार कर लिया था, तो उसी को दे दिया गया। आज की इस वीडियो क्लास में बीए पार्ट 2 के बच्चों के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि यह क्लास उसको समझने में बहुत सहयोग देगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो क्लास में